हेलो क्लास 10। सुबह कल है आपका बोर्ड एग्जाम, तो बोर्ड एग्जाम से पहले एक ऐसी वीडियो बनाना जरूरी था जहां नंबर 1 आपके सारे कॉन्सेप्ट्स में रिवाइज करा पाऊं, नंबर 2 कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर पाऊं जो आपको 90 प्लस स्कोर करने में डेफिनेटली हेल्प करेगी कल एग्जाम में। तो चलिए, इंतजार किस चीज का, कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग किड्स। हाँ जी, तो क्या क्या कवर करूंगी आज की इस वीडियो में। पहला, जनरल गाइडलाइंस जो आपको ध्यान रखनी है बोर्ड एग्जाम्स देते वक्त। दूसरा, कैसे अटेम्प्ट करना है सेक्शन डी, बी और ए। उसके अलावा एक क्विक रीकैप दूंगी सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स का, एंड उनके साथ साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स भी सिखा दूंगी जिससे आप पिक कर पाओ कि आपको कल कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस जो आपको मिलने वाले। ठीक है, तो वीडियो का पेस थोड़ा फास्ट रखूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इवनिंग में अपलोड कर रही हूँ एंड कल ही आपका एग्जाम है। तो मैं चाहती हूँ बस जल्दी जल्दी हम रैप अप कर ले वो सारी जरूरी चीजें जो आपको पता होना जरूरी। शुरुआत करते हैं जनरल गाइडलाइन से बच्चों। क्या क्या चीजों का कल हमें ध्यान रखना है। नंबर 1, क्वेश्चंस को ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करना, उन्हें मिक्सअप मत करना। मन करा पहले क्वेश्चन 4 कर दिया, फिर क्वेश्चन 7, फिर क्वेश्चन 10, नहीं। एक सीक्वेंस रखना क्वेश्चंस को ऑर्डर, एक सीक्वेंस रखना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। दूसरा, सारे क्वेश्चंस एक सेक्शन के एक जगह पे रखना। अब ठीक है, किसी को पहले सेक्शन ए करना होता है, किसी को सी करना होता है, किसी को बी या किसी को डी। मैं ये नहीं कह रही आपको कि सेक्शन वाइज ही करो पेपर, बट एटलीस्ट अगर एक बार सेक्शन सी शुरू कर दिया यानी ग्रामर शुरू कर दिया, तो ग्रामर के सारे क्वेश्चंस खत्म करके फिर अगले सेक्शन में। एक बार कल्चर शुरू कर दिया तो पहले कल्चर के तीनों क्वेश्चन खत्म करके फिर अगला सेक्शन शुरू करो। ठीक है, देन क्लियरली लिखो कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो। देखो, फ्रेंच के पेपर में ऑप्शंस बहुत आते हैं। अब उन ऑप्शंस के चलते चेकर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये समझना कि आपने कौन सा पार्ट अटेम्प्ट किया अगर आप क्लियरली वहां लिखो नहीं। ठीक है, वो तो मान लेगा आपने फर्स्ट ही वाला अटेम्प्ट किया होगा, बट हो सकता है आपने सेकंड करा। तो हर चीज क्लियरली लेबल करो कि मैंने भाई फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें मुझे एनी 2 करने होते हैं 3 में से, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, फर्स्ट नहीं किया। तो क्लियरली मेंशन करो उस चीज को। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस जहां पर एनी 3, एनी 5 ऐसे चॉइसेस आते हैं बच्चों, प्लीज गलती मत करना, सारे पार्ट्स मत कराना। क्योंकि होगा क्या, अगर आप सारे कर भी आओगे ना, तो जो पहले 5 आपने लिखे होंगे, अब हो सकता है उनमें से पहले 3 गलत हो और दूसरे बाकी सही हो, टीचर उन्हीं 5 को कंसिडर करेगा। आपके नीचे वाले 2 बेचारे अगर सही भी है ना, तो उनके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, तो ये चीज मत करना। ठीक है, ग्रामर क्वेश्चंस में भी सेम रूल अप्लाई होता है। लेट्स से ट्रूवेला क्वेश्चन और नेगेटिव, इन दोनों के बीच ऑप्शन था, आपने ध्यान नहीं दिया और दोनों अटेम्प्ट कर दिए, तो टीचर जो पहले अटेम्प्ट हुआ हुआ क्वेश्चन है यानी ट्रूवेला क्वेश्चन, उसके आपको मार्क्स देगा। नेगेटिव चाहे आपने 5 में से 5 सही किए हो, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पहली बार तो ये गलती करनी ही नहीं है कि सारे पार्ट्स अटेम्प्ट करो। तो जब चॉइसेस दी हैं तो चॉइसेस का फायदा उठाओ, वो वाली चॉइसेस शीट पे लिख के आओ जिनको लेके आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। ओके, फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन के लिए सिर्फ आंसर्स लिखो शीट में। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे, सिर्फ तभी पूरे पूरे स्टेटमेंट्स लिखना। पर अगर आपको लगता है आप तसल्ली से आराम आराम से करोगे पेपर, हो सकता है आपका टाइम कम पड़ जाए, तो सिर्फ आंसर्स लिख देना फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन। बाकी लास्ट टिप मैं आपको दूंगी कि जो आपका रीडिंग टाइम है ना बेटा 15 मिनट, उसको समझदारी से यूज करना। पूरा पेपर पढ़ने मत बैठना प्लीज। ठीक है, वो वैसे भी पढ़ोगे आप, लैंग्वेज का पेपर है। ओके, तो उस 15 मिनट का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होगा, या तो आप अपना सेक्शन ए पैसेज कंप्लीट कर लो उस टाइम पे, या फिर सेक्शन बी के वो क्वेश्चन आते हैं ना, डायलॉग रीअरेंजिंग या कंप्लीट द टेक्स्ट, जो भी आपका मन करे वो वाला सॉल्व कर लो। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि पेपर में आपको उन दोनों में से कौन सा अटेम्प्ट करना है, या दोनों वही अटेम्प्ट करने हैं, मैसेज को छोड़ना है। तो सेक्शन ए को प्रोडक्टिव बनाना, कोई ऐसी चीज करना जो उसी टाइम में आप कंप्लीट कर लो। ओके, अब ये तो कुछ जनरल बातें थी पेपर से रिलेटेड। अब सेक्शन वाइज कुछ चीजें आपको समझाती हूँ बच्चों। अब सेक्शन डी जब हम करेंगे बच्चों, हमें क्या क्या चीजों का ध्यान
रखना है। सेक्शन डी इज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑब्वियसली आप शुरू किससे करोगे? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। वहां पर आप अगेन चॉइस मिलती है, तो पहले आंसर लिखने से पहले ही वो 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो जो आपको करने। आइडेंटिफाई कर लो उस क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स, ठीक है, कि क्या कीवर्ड है और क्या आंसर में मुझे लिखना ही लिखना है, और अपने आंसर को 20 से 30 वर्ड में खत्म कर दो। ये इंग्लिश हिंदी की तरह नहीं है कि 2 मार्क्स का आंसर है तो एटलीस्ट 3-4 लाइनें लिखो। हो सकता है एक ही लाइन का आंसर हो सकता है 1.5-2 लाइन में ही खत्म हो जाए आपका आंसर, इट्स ओके, उसका स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। दूसरा, जितने भी फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, अब उसमें मैं आपको क्या टिप दूंगी कि भैया जो वर्ड लिखा होता है ना बिफोर द ब्लैंक, उस पर ध्यान दो। उससे क्या होगा, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि ब्लैंक में जो वर्ड लिखना है उसका जेंडर या नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज मैं एक बार आपको समझा ही देती हूँ। ये देखो, ये हमारा सैम्पल पेपर है इस साल का, ठीक है। इसमें मैं आती हूँ सीधा सेक्शन डी पे, ठीक है। रुको मैं अपना कैमरा साइज थोड़ा छोटा करूँ। अब ये मैंने फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन खोला, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन में मैं क्या कह रही हूँ, आप ब्लैंक से पहले वाले वर्ड यहाँ LEUN, इस पर देखो। जब आपने ये देखा, आपको पता चला कि भाई ये मैस्कुलिन सिंगुलर आर्टिकल्स है, तो इनके आगे जो वर्ड आएगा वो भी मैस्कुलिन सिंगुलर ही होना चाहिए। इसी तरह 5th सेंटेंस और 6th सेंटेंस में DES और LES है, यानी इनके बाद जो वर्ड्स आएंगे वो प्लूरल ही होने चाहिए, ठीक है। इस तरह बच्चों आपके लिए आसान हो जाएगा पिक करना वो वर्ड इन सारे ऑप्शंस में से जो इस ब्लैंक में फिट आ सकते, ठीक है। जहां तक बात कर रही थी मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कीवर्ड्स की, अब देखो यहाँ कीवर्ड्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मतलब इस क्वेश्चन में आपको एक सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है, इधर जापे का मीनिंग। तो इन 7 में से पहले ही वो 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना जिनके आपको आंसर्स फ्रेम करना पता हो, ठीक है, आता हो। ऑल राइट, कुछ चीजें क्वेश्चन में से लेके ही आंसर शुरू कर लेना, लाइक ले रिस्पॉन्सिबिलिटी d'une secrétaire sont zappées et सो यू नो, इस तरह से आपके लिए इजी हो सकती है चीज। चलो कमिंग बैक, उसके बाद बच्चों हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग या ट्रू फॉल्स। तो मैं पर्सनली क्या सजेस्ट करूंगी कि दोनों कर लेना रफ में, ठीक है। एंड उसमें से जो आपको श्योरिटी हो कि इनमें मेरे 5 on 5 आने के चांसेस ज्यादा है, वो वाला अपनी आंसर शीट में लिखाना। जहां तक मुझे पता है ज्यादातर बच्चे मैच द फॉलोइंग प्रेफर करते हैं, और मैं खुद भी यही कहती हूँ कि मैच द फॉलोइंग ही करो। बट अगर जरा सा भी डाउट लग रहा हो ना, और लग रहा हो कि नहीं यार ट्रू फॉल्स मुझे ज्यादा अच्छे से आते हैं, तो वो शीट पे लिखाना, ओके। और ट्रू फॉल्स नहीं लिखना, व्रेउफो यही लिखना, ओके। इसके बाद आते हैं टिप्स टू अटेम्प्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी होता है बच्चा आपका राइटिंग स्किल, ठीक है। अब राइटिंग स्किल्स में एक लेटर आपका कंपलसरी, ठीक है। तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं लेटर के, आपको उनमें से कोई एक ऐसा लेटर चूज करना है जिसको लेके आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। सो जैसे मैं आई यहाँ वापस अपने सैम्पल पेपर पे, मैंने क्या देखा कि इस सैम्पल पेपर में जो 3 लेटर्स आए हुए, एक आया हुआ है प्रोटेजे ले प्लैनेट वाला, कि क्या क्या किया जा सकता है प्लैनेट को बचाने के लिए। दूसरा आया हुआ है कि मुझे अपने फ्रेंड को बताना है मे प्रोजे दे वाक्योंस après les examens, मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद मेरा प्लान क्या है। एंड तीसरा है कि अपनी मार्क्स से की एक फ्रेंड को बताना है कि भाई वो 20 हो गई है बहुत ज़्यादा, कैसे वो वेट लूज करे एंड शी कुड रेस्टे ऑन प्लेटफॉर्म, ओके। सो इन 3 में से वो लेटर जिसको लेके आपको पता है कि आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो, वो वाला लेटर पिक करना, ठीक है। अब लेटर को लेके एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं बच्चों, तो मार्किंग स्कीम पे आते हैं जरा। मार्किंग स्कीम मैंने खोली है यहाँ लेटर की। अब देखो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी यहाँ मार्किंग स्कीम में आपके लिए, उन बच्चों के लिए जो ये सोचते हैं कि भाई हमें तो लेटर याद ही नहीं होता, 10 में से 10 तो क्या 10 में से 0 ही आएंगे हमारे। तो उनके लिए मार्किंग स्कीम अगर आप ध्यान से देखो, आपके फॉर्मेट के ही 4 नंबर है। 2 मार्क्स तो इसी चीज के हैं कि आप प्लेस, डेट, नेम ऑफ एड्रेसी और इंट्रोडक्शन इतना लिख दो। भाई इतना तो लिख ही सकते हो ना फॉर्मेट के हिसाब से, कि प्लेस क्या है, उस दिन की डेट क्या है, डियर किसका नाम, एंड हाउ आर यू वाली लाइन। और बाकी के 2 मार्क्स होते हैं एंड की लाइन लिखने के, कि रिप्लाई मी फास्ट
योर फ्रेंड या योर हुसोएवर और अपना नाम। इतना लिखने के ही 4 नंबर है बच्चों। बाकी के 4 नंबर उस मिडिल पैराग्राफ के कि आप उसमें क्या क्या चीजें लिखते हो, कितने पॉइंट्स लिखते हो और कितने अच्छे से लिखते हो, उसके 2 मार्क्स और है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और बोली गई है कि बाय चांस आपने टॉपिक गलत समझ लिया और बीच का पैराग्राफ आप गलत लिखा है या वो नहीं लिख के आए जो क्वेश्चन में पूछा था, तो डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा 10 में से 0 मिलेगा, सिर्फ 2 नंबर कटेंगे इस चीज के कि आपने टॉपिक को गलत समझा। ठीक है, ओनली प्रेजेंस ऑफ प्लेस, डेट, बिगिनिंग और एंडिंग सैल्यूटेशन में आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, नीचे आपने साइन ऑफ राइट साइड पे किया, लेफ्ट साइड पे उसके मार्क्स कुछ नहीं कटते। ठीक है, पैराग्राफ की अगर आप मार्जिन के साथ साथ नहीं लिखते उसके भी मार्क्स नहीं कटते, तो इतना स्ट्रेस मत लेना। ओके, लेटर आप कर सकते हो, एटलीस्ट 4 नंबर तो आप ला सकते हो, एंड आई एम श्योर उससे ज्यादा ही लाओगे। मिडिल पैराग्राफ की 3, 4, 5 लाइन कुछ तो लिखोगे ही ना टॉपिक के हिसाब से। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। उसके अलावा बेटा स्टिक टू द 80 वर्ड लिमिट, बहुत ज्यादा नहीं लिखना, 80 वर्ड के अंदर अंदर आपका लेटर आपको फिनिश करना है। ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट 3 ऑप्शंस अब आपके पास होते हैं मैसेज, रीअरेंज द डायलॉग एंड कंप्लीट द टेक्स्ट। मैं पर्सनली बोलूंगी दैट मैसेज राइटिंग ही अटेम्प्ट कर। क्यों? क्योंकि मैसेज राइटिंग में आपको सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है कि वो मैसेज एक्सेप्टेंस का है या रिफ्यूजल का। मेरे पेज पे एक वीडियो डली हुई है जहां मैंने आपको क्लियरली फॉर्मेट दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर दिए हुए हैं मैसेज के, सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से डेट टाइम वेन्यू बदल देना, वो सेम टू सेम लिखाना। ओके, तो एटलीस्ट वहां आपके मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैसेज जरूर करना, पर अगर आपको लगता है आपसे मैसेज नहीं होगा तो आपके पास अदर 2 ऑप्शंस भी हैं। कंप्लीटिंग द टेक्स्ट के लिए वही ट्रिक अपनाना जो मैंने अभी कल्चर एंड सिविलाइजेशन के लिए आपको बताई। चेक द वर्ड्स बिफोर द ब्लैंक, ताकि आप डिटरमाइन कर पाओ कि ब्लैंक में जो वर्ड आना है वो किस हिसाब का, क्या वो मैस्कुलिन वर्ड लगना है या फेमिनिन, सिंगुलर वर्ड लगना है या प्लूरल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायलॉग रीअरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ तब करना जब आप बिल्कुल श्योर, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको शुरू के और एंड के डायलॉग्स मिल जाते हैं, बीच की सीक्वेंस आप नहीं फिगर आउट कर पाते। बेटा जिस पॉइंट से वो सीक्वेंस खराब होगी ना वहीं से मार्क्स कटने लग जाएंगे, तो ज्यादा मार्क्स लूज होने के चांसेस होते हैं डायलॉग रीअरेंजमेंट में अगर आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग से उसको अटेम्प्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी आप लोगों के लिए राइटिंग स्किल्स के। अब बढ़ते हैं आपके अगले सेक्शन यानी सेक्शन ए के लिए। सेक्शन ए यानी रीडिंग स्किल्स। अब इसमें तो बच्चे डर जाते हैं कि मैम पैसेज तो समझ ही नहीं आता है। मैं कह रही हूँ क्यों समझना है, डोंट वरी, नहीं समझ आता इट्स ओके। आप कैसे करोगे पैसेज, सुनो। यू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड हाईलाइट कर दो वो कीवर्ड्स जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में है। ठीक है, और फिर उन कीवर्ड्स को पैसेज में ढूंढो। करके बताओ। फिर से मैंने पैसेज खोल लिया, मैं नहीं पढ़ रही पैसेज, मैं क्वेश्चन पे। D'après les marches nommées des soucis principaux de santé chez les jeunes. सो ये मुझे मेरा कीवर्ड लग रहा है। ठीक है, सूसी प्रिंसिपल। मैं ऊपर आई क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इमेज नेम करना है हमें। प्रिंसिपल सूसी द santé chez les enfants, एग्जैक्टली मिल गया मुझे वो कीवर्ड यहाँ। तो इन 3 में से मुझे कोई भी 2 या तीनों आंसर में लिखनी है, दैट्स इट। और आंसर लिखते टाइम क्या करूंगी कि पूरा का पूरा सेम टू सेम कॉपी कर दूंगी, नहीं, थोड़ा बचपना हरकत है पर करते हैं उसको। ठीक है, यहाँ DES की जगह उसे LES बनाओ। ले सूसी फांसी पो द सोनते शेलेजन, क्वेश्चन से ले लो चीज, पैसेज से सेम टू सेम कॉपी मत करना। सौंत SONT और ऊपर वाले तीनों नाम लिख देना ऐसे। मने युनवीसा, ये मुझे मेरा कीवर्ड लग रहा है तो मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ, ढूंढा तो था मैंने, ये रहा मने युनवीसा, और ये मेरे को 3-4 चीजें गिवन। अगेन क्वेश्चन से लाइन लूंगी, पूर मने युनवीसा इल फोत, और फिर आगे का लिख दूंगी। देखा, नहीं समझ आ रहा पैसेज, कोई बात नहीं, इस तरह कर लेना। डोंट कॉपी एग्जैक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज, इंस्टेड अपने आंसर को शुरू करना कुछ वर्ड लेके फ्रॉम द क्वेश्चन
और फिर उसे पैसेज के कुछ रेलेवेंट वर्ड्स या फ्रेजेस से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स पे बच्चों। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स में भी सेम काम करना है, कीवर्ड्स को पैसेज से मैच करना है, बट प्रेफरेबली सिर्फ वर्ड मैच होने से वे मत लिखाना, पूरा स्टेटमेंट चेक करना कंप्लीट एक्यूरेसी के लिए कि 100% श्योरिटी से ट्रू या फॉल्स लिख पाओ, ओके। इसी तरह फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट वाला जो पार्ट है बच्चों, फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आता है थ्रू विद ऑन द टेक्स्ट, उसमें हमें कोई भी 3 करने होते हैं, राइट। तो पिक करना वो 3 ऑप्शंस जो सबसे इजीली आपको मिल जाते हैं, जैसे एडजेक्टिव्स बहुत इजी होता है मिलना, कंजंक्शंस ये भी इजीली मिल जाते हैं, प्रपोजिशंस मिल जाते हैं, ठीक है। या फिर कई बार नॉमिनल फॉर्म या वर्बल फॉर्म लिखनी होती है किसी चीज की, कोई भी वर्ब या नाउन गिवन होगा उसका ऑपोजिट फॉर्म ऊपर से ढूंढना होगा, तो उससे मिलती जुलती स्पेलिंग वाले वर्ड्स, क्योंकि ज्यादातर वो सेम फैमिली के मेंबर्स होते हैं, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इन कुछ टिप्स को फॉलो करके बच्चों सेक्शन ए, बी और सी आप अच्छे से कर पाओगे। अब बढ़ेंगे हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, जो कि है ग्रामर। एंड ग्रामर सिर्फ और सिर्फ टिप्स देके नहीं छोड़ूंगी, ग्रामर का एक क्विक रिकैप भी कराऊंगी। सो चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, जो कि है मीते ओतों को भी नाब्ल, आप सबका फेवरेट और सबसे कंपल्सरी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिक्स्ड टेंसेस का। नाउ फॉर द टेंसेस बच्चों, व्हाट डू यू हैव टू डू? आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस बाय आइडेंटिफाइंग द मार्कर्स। जी हाँ, हर सेंटेंस में आपको कोई ना कोई ऐसा मार्कर मिलेगा जो आपको बता देगा कि हाँ कौन सा टेंस यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस में लिखा हो ओजोर्द्वी, या वो एक ऐसा सेंटेंस हो जहां और कोई टाइम का मार्कर नहीं है, तो आपको पता चल गया है कि वहां पे भाई हमें प्रेजेंट टेंस यूज करना है। इसी तरह अगर मार्कर्स में हो इल या के साथ मिनट्स आवर्स, तो पासेरे सॉन्ग, ईयर या देर नियर वर्ड के साथ कुछ हो तो पासे कंपोजे। इसी तरह आप पॉज कर करके प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस टेबल का, जहां आपको मैंने मार्कर्स दिए हैं अलग अलग टेंस को आइडेंटिफाई करने के, और ना केवल मार्कर्स, उनके साथ राइट साइड पे उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक क्विक रिकैप आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह होगा बच्चों आपका टेंसेस का क्वेश्चन। रिपीट कर रही हूँ, हर सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसा मार्कर जरूर होगा जो आपको बता देगा कि हाँ इस सेंटेंस में ये वाला टेंस ही यूज होगा, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ जाता है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। अगेन एक कंपल्सरी क्वेश्चन, टेंसेस की तरह इसमें भी कोई भी 5 सेंटेंसेस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो एक समरी टेबल दिखा देती हूँ फटाफट, रूल्स कैसे चेंज होते हैं। अगर एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो क लगता है उसके इनडायरेक्ट फॉर्म में, यस या नो वाला क्वेश्चन हो तो सी लगेगा, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन वर्ड हो तो क्वेश्चन वर्ड ही आपका कनेक्टर बन जाता है। इंपेरेटिव्स के केस में डीई के साथ वर्ब का इंफिनिटिव फॉर्म। अब जहां तक बात आती है प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स को चेंज करने की, उसके लिए अगर आपको याद हो मेरी वीडियो ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मैंने आपको एक रूल सिखाया था। क्या था वो रूल? सन। अगर कभी भी आपके डायरेक्ट फॉर्म में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन गिवन है तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सो इल दी je suis prêt बना इल दी क, इल ए फ्रे, तो यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, यानी किससे बात करी जा रही है। और मैंने आपको बताया जब भी सेंटेंस में वो चीज ना गिवन हो कि किससे वो बात कही गई या पूछी गई, तो आप हमेशा मान लो वो आपको कही गई, म, ओके। सो यहां मैं मानूंगी ये बोल रहे एल म demande tu veux venir, तो ये थियो किसके हिसाब से चेंज होगा? मेरे हिसाब से, म ऑब्जेक्ट मैं ही हूं क्योंकि, तो ये बना एल demande si je veux venir। और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आते हैं डायरेक्ट फॉर्म में, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में एन, मतलब नो चेंज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई चेंज नहीं होता।
ठीक है, तो इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियोस नीचे टैग कर दूंगी ताकि आप गो थ्रू कर सको और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को एक बार प्रैक्टिस कर सको। सो ये हो गए हमारे 2 कंपल्सरी क्वेश्चंस। अब बढ़ती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन, जहां पर हमें चूज करना होता है कि हम क्या करें, trouver la question, find the question या नेगेटिव। सो trouver la question जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे बच्चों, हमेशा ध्यान रखो कि जो चीज बोल्ड या अंडरलाइंड है उसका मतलब क्या है। दूसरा, उस बोल्ड या अंडरलाइंड फ्रेज के हिसाब से चूज करो कौन सा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब आप यूज करोगे, एंड फिर आपका क्वेश्चन प्रेफरेबली इन्वर्जन में आप फॉर्म करोगे। ठीक है, सो ये एक चार्ट है trouver la question की मेरी वीडियो में जो मैंने आपको एक समअप कराया था, ये वही समअप है जो शो कर रहा है अगर वो अंडरलाइन फ्रेज एक प्लेस हो तो आप क्वेश्चन वर्ड ऊ यूज करते हो, अगर वो डेट या ड्यूरेशन हो तो कौन। अगेन स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका एक क्विक रिकैप के लिए कि कब कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करना। इसी तरह अगर आपको लगता है कि भाई क्वेश्चन फॉर्मेशन इज नॉट योर कप ऑफ टी, हमसे नहीं होता ये, और आप नेगेटिव करना चाहते हो, नेगेटिव करते वक्त बच्चों एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेते ले फ्राजो नेगेटिव। मेते वर्ड का मतलब होता है कि जैसा सेंटेंस गिवन है उसे सेम टू सेम बस नेगेटिव फॉर्म में लिख दो, या दूसरा ऑप्शन क्या आ सकता है, रेपोंदे। रेपोंदे मतलब जो क्वेश्चन गिवन है उसका नेगेटिव रिप्लाई करो, उस हिसाब से आप देखोगे कि आप नेगेटिव का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे या नहीं। ठीक है, और अगर चूज कर लिया है कि यही करना है तो सेंटेंस में ट्रिगर वर्ड देखो क्या है, उस ट्रिगर वर्ड के हिसाब से कौन सा नेगेटिव एक्सप्रेशन आना चाहिए उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो अब उसके लिए भी ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ ट्रिगर वर्ड्स हमारे, अगर देजा हो तो न पास ओंकोर, सिर्फ ओंकोर हो तो न प्लू। इस तरह से ये सारे ट्रिगर वर्ड्स आपके एक नेगेटिव एक्सप्रेशन की तरह पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, अब जब आपने वो चूज कर लिया फिर रीराइट करना है फुल स्टेटमेंट को उस नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, तो बच्चों हर किसी का अलग प्रेफरेंस होता है कि trouver la question में हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं या नेगेटिव। आप एग्जाम में जिस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हो वही अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले ऑप्शनल क्वेश्चंस पे, एडजेक्टिव पोजेसिव या डेमोन्स्ट्रेटिव। सो पोजेसिव्स करते वक्त सबसे पहले तो सेंटेंस में जो नाउन है उसका जेंडर और नंबर आइडेंटिफाई कर लो बच्चों। फिर जब वो कर लिया तो जिस ब्लैंक के पास नाउन लिखा है, ठीक है रिपीट कर रही हूँ, जिस ब्लैंक के पास नाउन है वहां पोजेसिव एडजेक्टिव लिखोगे और उसके बाद वाले ब्लैंक में पोजेसिव प्रोनाउन लिखोगे। ठीक है, सो जैसे ज एम मारोब एल एम, अब उसके आगे ब्लैंक के बाद कोई नाउन नहीं था तो लासियन। ठीक है, चेक कर लेना कि प्रपोजिशन तो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, कई बार सेंटेंस आपको कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे वो लिख देगा je parle à dash parents, tu parles dash। ठीक है, तो अब यहाँ ब्लैंक के बाद नाउन है तो यहाँ मुझे एडजेक्टिव यूज करना है, मैंने यूज किया मैं। आई स्पीक टू माई पेरेंट्स, मैं tu parles, अब आप क्या लगाओगे यहाँ पे, यहाँ मैं पारो था तो यहाँ पे योर पेरेंट्स के हिसाब से क्या लगना चाहिए, लेतियां। बट यहीं आप गलती कर दोगे क्योंकि प्रेपोजिशन भी चाहिए हमें, तो आ प्लस ले, ये क्या बन जाएगा हमारा आंसर, ओतिया। ठीक है, तो जब पोजेसिव्स का क्वेश्चन करो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। एंड अगर डेमोन्स्ट्रेटिव करने लग रहे हो तो आइडेंटिफाई कर लो अगेन जेंडर और नंबर क्या है नाउन का सेंटेंस में। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उस ब्लैंक के पास लगता है जहां नाउन होता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वहां जहां नाउन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी चूज करना पड़ जाता है कि कब सिंपल फॉर्म लगानी है और कब कंपाउंड। कंपाउंड फॉर्म का मतलब होता है कब डेमोन्स्ट्रेटिव्स के एंड में सी या ला भी लगेगा। तो इस चीज का प्लीज केयरफुली ध्यान रखिएगा।
ठीक है। एंड लास्ट, अगर आपका कोई ऐसा सेंटेंस हो जहां पर आपको नाउन ही ना दिख रहा हो इन द सेंटेंस, कि भाई सेंटेंस में तो कोई नाउन ही नहीं है, तो कैसे डिसाइड करूं कौन सा लगाना है डेमोन्स्ट्रेटिव फॉर्म, तो ऐसे केसेस के लिए हमारे होते हैं न्यूट्रल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस सा, ससी, सला। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में वो लगते हैं। अगला ऑप्शनल क्वेश्चन है बच्चों आपका प्रोनो रिलेटिव और प्रोनो पर्सनल के बीच। प्रोनो रिलेटिव सैम्पले कंपोजे, ये कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं हम उस नाउन को जो रिपीट होता है सेंटेंस में, उसके हिसाब से हमें देखना होता है कि अगर वो रेपिटेशन विद अ प्रेपोजिशन है तो प्रोनो रिलेटिव कंपोजे आएगा, और विदाउट अ प्रेपोजिशन है तो प्रोनो रिलेटिव सैम्पल। प्रोनो रिलेटिव मैं आपको तभी करना सजेस्ट करूंगी एग्जाम में जब सेंटेंसेस ज्वाइन करने वाला क्वेश्चन, या आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो इस कॉन्सेप्ट। ठीक है, मुझे पर्सनली प्रोनो पर्सनल ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी बच्चों को वही बोलती हूँ कि वो करो, बट अगेन मार्क्स आपके, पेपर आपका, तो जो आप कंफर्टेबल हो आप वही करिएगा। ओके, प्रोनो पर्सनल के लिए मैं क्या बताऊंगी बच्चों? आइडेंटिफाई करो उस बोल्ड अंडरलाइंड ऑब्जेक्ट को जो सेंटेंस में गिवन है, देखो क्या वो एक पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, क्या उसके साथ कोई प्रपोजिशन है या नहीं है, उस हिसाब से अपना पर्सनल प्रोनाउन केयरफुली चूज करो। ठीक है, और चूज कैसे करते हैं हम प्रोनो पर्सनल? अगर विदाउट प्रपोजिशन कोई रेपिटेशन है तो सीओडी, अगर विदाउट प्रपोजिशन कुछ गिवन है तो सीओडी, आप प्लेस पर्सन है तो सीओई, प्रपोजिशन के साथ प्लेस या कोई थिंग है तो प्रोनो बाय। ये हमें ध्यान रखना होता है। आप आइडेंटिफाई तो आप प्रोनो कर लोगे, उसके साथ साथ उसकी प्लेसमेंट भी उतनी ही जरूरी है। पहले आते हैं मत सनु वो, फिर आते हैं ल लायल अपोस्ट्रोफ ले, देन लुइलर, फिर वाई, फिर ईएन, और अगर तोनिक होगा तो वर्ब के बाद प्रेपोजिशन प्लस तोनिक। ठीक है, तो ये क्विक रिकैप हो गया प्रोनो पर्सनल के। एंड फाइनल क्वेश्चन आपका ग्रामर सेक्शन का जो कंपलसरी क्वेश्चन है अगेन, सुब्जॉन्क्टिव। सुब्जॉन्क्टिव वैसे तो बहुत आसान है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट वाली वर्ब है वो रेगुलर वर्ब है या इररेगुलर सुब्जॉन्क्टिव। इररेगुलर टोटल 8 ही है, तो अगर याद कर लोगे तो बेटर है। इन 8 के अलावा अगर कोई भी आ रही है सुब्जॉन्क्टिव में, आप उसे कॉन्जुगेट करोगे अकॉर्डिंग टू योर रूल। और रूल क्या था याद है? आप इल्स इल्स फॉर्म लेते हो प्रेजेंट टेंस की, उसमें से ईएनटी कट करके एंडिंग्स ऐड करते हो, नो वो के साथ वही फॉर्म यूज करते हो जो एम्पारफे में करते थे। ठीक है, सो ये सुब्जॉन्क्टिव का मैंने एक क्विक रिकैप आपको दे दिया। तो इसी के साथ बच्चों देखा कितनी जल्दी जल्दी मैंने आपका सारा ग्रामर पोर्शन कवर करा दिया। आई नो ज्यादा डेप्थ में नहीं जा पाई, बट ये सिर्फ इसलिए था कि आपको एक क्विक आइडिया दे दूं हर टॉपिक की छोटी छोटी बारीकियों के बारे में, किस चीज का आपको ध्यान रखना है और कैसे उसे पेपर में अटेम्प्ट करना है। Now I'm sure that you are ready to score 90% in your board exam. And yes, you can do it. फ्रेंच बोर्ड एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप सब। ठीक है, तो अपने पे विश्वास रखो, पेपर को ध्यान से अच्छे से अटेम्प्ट करो, जो जो टिप्स और गाइडलाइंस आज मैंने बताई हैं उन सबको बस माइंड में रखो। ठीक है, सो bon chance à tous, good luck to all of you, do superbly well tomorrow. Au revoir kids.